महाराष्ट्राचा अभिमान, महाराष्ट्र दिन तो शाहू महाराज जी, राजू शेट्टी जी, ये विजय, अभिजीत, आलोक, माय ओल्ड फ्रेंड सम्राट, जो आप ये अवार्ड दिया हमको, ये अपने बड़ा सम्मान किया आपको, थैंक यू फॉर दैट। अगर मैं थोड़ा मीडिया और जर्नलिज्म के बारे में कुछ थॉट्स रखना चाहता हूं आपके सामने। पहली बात यह है कि पिछले 30 साल में मीडिया और पत्रकारिता बिल्कुल अलग अलग चीज बन गई। दे आर नॉट द सेम। 30 साल पहले हम बोलते हैं हम मीडिया से है, मीडिया लोग हैं। आज मैं वो नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ मैं पत्रकार हूँ। मीडिया वो अलग चीज है, वो कॉरपोरेट है, बड़ा बिजनेस है, पैसा बनने के लिए। इट हैज अ मनी मोटिव। मेरी समझ में पत्रकारिता का जितना भी प्रॉब्लम्स है, अभी भी थोड़ा आत्मा बचा है उसमें। देयर इज सम सोल टू जर्नलिज्म। मीडिया का मैं दिखाता हूँ आपको कितना बड़ा बिजनेस है वो। और आप सोच लीजिए, द मीडिया आर प्रॉस्परिंग बट जर्नलिज्म इज डाइंग। मीडिया का वैल्यू क्या है? टोटल फाइनेंशियल वैल्यू इंडिया का मीडिया, अर्नस्ट एंड यंग, सुना है ना वो कंपनी, अर्नस्ट एंड यंग एनालिस्ट हैं, स्टॉक एनालिस्ट हैं, सब हैं। वो हर साल मार्च 31 को एक रिपोर्ट बनाते हैं, रिलीज करते हैं। टोटल फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर। हिंदुस्तान में ये सब एक ही है, मीडिया एंटरटेनमेंट। अरे तो क्या व्हाई डू वी कवर? जब 200 रिपोर्टर जाते हैं कोर्ट में टीवी चैनल्स के साथ, जब सलमान खान का केस होता है ब्लैक बक का, इज इट बिकॉज वी लव द ब्लैक बक और इज इट एंटरटेनमेंट? Is it crime or is it entertainment? Often it is both. वो भी मर्जर हो गया, क्राइम और एंटरटेनमेंट। मीडिया का टोटल फाइनेंशियल वैल्यू मार्च 31, 2024 $2.78 खरब रुपया, 2.78 ट्रिलियन, बिलियन नहीं, ट्रिलियन। ट्रिलियन का मतलब 12 शून्य आता है नंबर के बाद। आई कांट फिट इट इन माई हेड। 2.78 ट्रिलियन रुपीस। और मीडिया का ग्रोथ रेट, CAGR जो कहते हैं इकोनॉमिस्ट, कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट 7% तक है। मतलब 11 साल में ये नंबर डबल हो जाएगा। एक तरफ वो, दूसरी तरफ 2020 से 2025 तक 4,500 से ज्यादा पत्रकार रिट्रेंच हुआ, ले ऑफ हुआ, फोर्स्ड वॉलंटरी रिटायरमेंट हुआ, ये सब हो रहा है। जब मैंने मोदी सरकार का एक ही पॉलिसी मैंने सैल्यूट किया, आई हैव नेवर एग्रीड विद देम ऑन एनीथिंग, लेकिन लॉकआउट के समय एक पॉलिसी वो अनाउंस किया और मैंने ताली बजाया जब उनका स्पीच, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद उसने कहा, लिस्ट बनाया, इसेंशियल सर्विसेज। इसेंशियल सर्विसेज में मीडिया डाला। पहली बार 70 साल में मीडिया को इसेंशियल सर्विसेज में लाया। मुझको आई वॉज वेरी हैप्पी। देखिए, जब आप इसेंशियल, पहली बात यह है कि हम इसेंशियल सर्विसेज में आएगा तो वी कैन डू आवर जॉब।
डिस्पाइट लॉकडाउन वी कैन मूव अबाउट, ये है, एंड इट वॉज अ वेरी ग्रेट मूव, आई सैल्यूटेड इट। और इसेंशियल सर्विसेज को आप क्राइसिस टाइम में कोई रिट्रेंचमेंट नहीं करेंगे। अरे अगर पूरा शहर जला रहे हैं तो फायर ब्रिगेड में रिट्रेंचमेंट करेगा, ले ऑफ करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऐसे आई वॉज बहुत खुश रहा मैंने उस समय। 12 महीने के अंदर मीडिया का मालिकों 3,500 पत्रकारों को रिट्रेंच किया। और क्या किया? और ये दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अच्छी अच्छी बात बोलती है जब तक जजमेंट नहीं होगा। है? बहुत प्रोग्रेसिव बात बोलते हैं हर चीज पे। तो और जजमेंट आया नहीं अब तक, लेकिन 3,500 पत्रकार 1-1.5 साल के अंदर ले ऑफ कर दिया। फिर वो पत्रकार नॉन जर्नलिस्ट मीडिया पर्सन्स को एस्टिमेटेड 10,000 से 15,000, और कुछ नहीं हुआ मीडिया लोग को। वो सब मोदी जी के साथ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज अंडरस्टैंड। और लोग बोलते हैं मुझको कि देखो यार, मैंने 3 दिन पहले एक स्पीच सुना, ड्यूटी ऑफ द मीडिया इज टू इन्फॉर्म द पब्लिक, ड्यूटी ऑफ द मीडिया इज टू बिल्ड डेमोक्रेसी। ये सब बकवास है। ड्यूटी ऑफ द मीडिया इज टू मेक मनी फॉर इट्स ओनर्स, वो है ड्यूटी ऑफ द मीडिया। जो ड्यूटी डेमोक्रेसी, इन्फॉर्म पब्लिक, वो पत्रकारिता का ड्यूटी है और पत्रकार का ड्यूटी है। मीडिया, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम द मीडिया, दैट्स नॉनसेंस। और लेकिन दोनों मीडिया और पत्रकारिता दोनों क्राइसिस में है, दोनों क्राइसिस में। और अच्छा एक बात मैंने कहा 2.78 खरब रुपया का वैल्यू है। डू यू नो व्हाट दैट मीन्स? $31 billion. It means media in India is worth more than the GDP of 73 countries. There are 73 countries which do not have are below 30 billion GDP dollars. So you see how big your media is. 73 देश के ज्यादा GDP से ज्यादा है हमारा वैल्यू। और परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है? देखो, पत्रकार का ये प्रॉब्लम है कि हमको हमेशा प्लेटफॉर्म चाहिए, और प्लेटफॉर्म मीडिया में है, मीडिया कॉरपोरेशंस के हाथ में। तो ये परपेचुअल द प्रेजेंट प्रॉब्लम ऑफ एन एडिटर और जर्नलिस्ट, ये सवाल है, हाउ डू आई सेल माई लेबर विदाउट सेलिंग माई सोल? ये स्ट्रगल है हमारा। हाउ डू आई सेल माई लेबर विदाउट, और बहुत मुश्किल है समझो। इट इज नॉट ईजी एंड it is very hard to know what the problems of others are in that. लेकिन देखियो 1-2 साल में क्या क्या इश्यूज हो रहा है और हाउ वी आर कवरिंग इट। इवन सेलिब्रिटी इश्यूज देखो कैसा कवर हो रहा है। 24 में अनंत अंबानी जी का शादी हुआ, एक क्रिटिकल एडिट नहीं मिला, एक क्रिटिकल कमेंट्री नहीं मिला टेलीविजन पे। अरे ये है महाराष्ट्र, जहां अगर यही शादी 30 साल पहले हो चुका था, would Vijay Tendulkar would not write a play on it? Gobind Nihlani and Saeed Mirza would make films on it? हम चुपचाप बैठे और सेलिब्रेट भी किया, इसलिए कि सैकड़ों इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दिया और वो ट्विटर पे ट्विटर कर रहा है। मुझको इतना शर्म लगा कि
देखो उस समय मैं विदर्भा में घूम रहा था, मराठवाड़ा में घूम रहा था, जून 2024 में, और इतना था कमेंट करने के लिए। देखो वो वेडिंग क्या 1 मंथ और 3 महीने के स्प्रेड आउट हुआ। फाइनल राउंड आईपीएल जैसा मुंबई में हुआ, और लेकिन पहला राउंड हुआ जूनागढ़, वहां और वहां 2 दिन ओवरनाइट वो छोटा एयरपोर्ट वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गई। और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स कौन था? इंडियन एयरफोर्स। ये ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी। एक भी एडिटोरियल देखा नहीं, एक भी कमेंट, क्रिटिकल टेलीविजन में कमेंट देखा नहीं। दिस इज नॉट महाराष्ट्र फॉर मी। जब इसी राज्य में, इसी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में हर साल 2004 से आज तक हर साल सैकड़ों शेतकरियों का शादी कैंसिल हो रहा है, इनेबिलिटी टू फाइंड द मनी। सही है राजू जी? हाँ, 2006 में जब हमने पुश किया, महाराष्ट्र सरकार, वो क्या नाम था वो इंस्टीट्यूशन, वसंत दादा पाटिल, वो वेबसाइट, उसने सर्वे किया। विदर्भा में 11 जिला है, लेकिन सिर्फ 6 जिला को सर्वे किया, और उसमें निकला 3 लाख परिवार कन्फेस किया कि हमने बेटी का शादी नहीं कर सकते। 3 लाख परिवार मतलब 3 लाख लड़कियां नहीं, हो सकता है कि 5 लाख लड़कियां, बट दे कुड नॉट डू द वेडिंग। और यहाँ एक शादी 5,000 करोड़ से ज्यादा आप खर्चा किया। क्या अन्याय है? हाउ कैन वी एक्सेप्ट दिस? आई विल नॉट एक्सेप्ट महाराष्ट्र एक्सेप्टिंग दिस। दिस इज नॉट द स्टेट दैट हैज गिवन मी शेल्टर एंड होप फॉर 40 years. कि व्हाट पत्रकारिता का, मीडिया में जो एक एंगल मिस हो रहा है, पत्रकारिता में एक एंगल है जो मॉरल एंगल है। हा? कुछ नहीं हो, कोई बात नहीं किया उसके बारे में। अगर आज कोई सिनेमा बनेगा इस शादी के, वो एक बहुत सेलिब्रेटरी वंडरफुल फिल्म होगा। तो ये है। और देखो उस समय 2004-06 में जब मैं वहाँ घूम रहा था, ये हर गांव में मिल रहा था लड़कियां जो 29 years 30 years जिसका शादी नहीं हुई। आज एक बदलाव आया, आज लड़कों का शादी नहीं हो रहा है। nobody wants to marry a farmer। और ये भी हुआ, आपको मेरा मित्र जयदीप हर्डिकर, मेरा पारी के लिए, पारी मराठी में भी निकलती है, और वो स्टोरी करने के लिए गांव में गए और एक लड़का से पूछा उनका कांटेक्ट, अरे जो नौजवान लड़के हैं जिसका शादी नहीं हो रहा है, उनको बुला सकते हैं 3-4, मैं बात करना चाहता हूँ उनसे। वो बोला चिंता मत करो सर, हम 20-25 लड़के लाएंगे, आप 1 घंटे में आ जाइए। तो जयदीप 1 घंटे के बाद गया, 80 नौजवान लड़का था मंदिर के सामने। तो ये कांटेक्ट से पूछा, अरे यार इतने कम समय में आपने 80 लोग, 60-80 लोग, पता नहीं नंबर आई फॉरगेटिंग, इतने लोग लगाए यहाँ। उसने बोला, सर जयदीप सर, मैंने उनको कहा कि आप शादी दलाल हो। जैसा शादी.com से
कोई आया है तो सब आ गया वहां। तो ये स्थिति में हाउ डू यू हैव अ वेडिंग लाइक दिस? और मैंने एनालिटिकली आपको कह रहा हूं, दिस वेडिंग वॉज ए ब्रिलियंट बिजनेस इन्वेस्टमेंट। हाँ, 5,000 करोड़ से मतलब $620 मिलियन, 5,000 करोड़ तक, वो तो अंबानी जी का उनकी धन दौलत में 0.27% है। ओके, 0.2%। कौन आया था? पूरा कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट, जितना स्टेट गवर्नमेंट्स बीजेपी के साथ हैं वो सब आ गया, और कोई ऑपोजिशन स्टेट गवर्नमेंट्स भी आ गया। देखिए, हर दिन अगर आप नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, कृषि भवन या विज्ञान भवन में जाएंगे तो हर दिन ये बड़े बड़े कंपनीज का सीईओ या डेप्यूटी सीईओ जो भी है, ब्यूरोक्रेट्स, सेक्रेटरी ऑफ माइनिंग, सेक्रेटरी ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस, उनके साथ नेगोशिएशन चल रहा है कि हमको और कुछ कंसेशंस दे दो। जैसा छत्तीसगढ़ में 79,000 एकर्स हौसदियो फॉरेस्ट अडानी जी को दे दिया आपने, 79,000 एकर्स। तो मैं जाके मेरा कंपनी के लिए मैं बोल रहा हूँ, यार हमको 1 लाख एकड़ दे दो, तो नेगोशिएशन चलता ही रहेगा। अगर आप एक ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट हो, आपका कुछ हेजिटेशन है और आप बता रहे हैं मुझको कि यार कैसा कर सकता हूं, ये अन्याय है, और उस वीकेंड पे आप वो शादी देख रहे हैं, आपका मंत्री भी है वहां, प्राइम मिनिस्टर है वहां, 8 चीफ मिनिस्टर है वहां, सलमान खान है वहां, शाहरुख खान है वहां, जितना पावर लिस्ट है इंडिया में वो सब था वहां। कल मैं फिर आऊंगा आपके डेस्क पे और कहो, आप नाम मत कह सकते हैं? कैन यू से नो टू मी? यू हैव सीन द पावर ऑफ माई कंपनी, यू हैव सीन द पावर ऑफ अंबानी। इस जो 5,000 करोड़ खर्चा हुआ, 3 साल के अंदर 20,000 करोड़ कंसेशंस और कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाला, ये समझ लीजिए। मैं चाहता हूं कि मीडिया और पत्रकारिता दो अलग चीज़ है, इसको एनालाइज करना है। व्हाई डू पीपल डू दिस? अंबानी जी इज नॉट अ फूल, ही इज नॉट अ पर्सन लैकिंग इंटेलिजेंस। ही नोज व्हाट ही इज डूइंग एंड ही नोज व्हाई ही इज डूइंग इट। ये मुख्य चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। तो ओके, वो छोड़ो अंबानी की। सितंबर से महाराष्ट्र कंट्री साइड में क्या क्या चल रहा है? सितंबर में डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया टैरिफ्स इंडिया के खिलाफ। वो जनरल कैटेगरी, वो कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी है टैरिफ्स के लिए। जिस कैटेगरी में हमको महाराष्ट्र को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वो और तमिलनाडु को गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल। अरे हिंदुस्तान में गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स 90% आपका एक्सपोर्ट कपास से आती है, कॉटन गारमेंट्स। इंडिया से सिंथेटिक गारमेंट्स कौन खरीदते हैं, कौन इंपोर्ट करते हैं? कोई नहीं करते। इंडियन कॉटन ही वैल्यू है। और कपास वाले शेतकरी कितने लोग हैं, कितने लाख लोग हैं महाराष्ट्र में। और मीडिया आपको ये भी इतना भी नहीं कहा कि एक तो इम्पैक्ट क्या हो रहा है वो सही एग्जामिन नहीं किया, 1-2 कोट्स लिया, ये सब किया, लेकिन ये भी नहीं कहा कि आपका सरकार क्या किया उस समय। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हियर नो व्हेन ट्रम्प अनाउंस्ड हिज टैरिफ्स, हमने वी ब्लस्टर्ड एंड सेड
वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, नेगोशिएशन। ये किसी ने आपको ये कहा कि भारत सरकार ने वो छोटा सा 11% ड्यूटी कॉटन पर कपास पे लगता है इंडिया में, वो हटा दिया। ट्रम्प शाउट्स एंड दे रिमूव्ड 11% ड्यूटी ऑन कॉटन। इकोनॉमिक टाइम्स में आया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, छोटा आइटम्स, इस पे कुछ चर्चा नहीं हुआ, डिस्कशन नहीं हुआ। यू व्हाट आर यू डूइंग टू योर फार्मर्स? 11% ड्यूटी निकाल दी। फिर उस समय संयुक्त किसान मोर्चा का लीडरशिप आया और वो टूर कर रहा था विदर्भा मराठवाड़ा में, और मुझको फोन कॉल मिला, साईनाथ जी आप आइए, आप विदर्भा में बहुत बार गया। तो मैंने गया उनके साथ, 3-4 मीटिंग में गया जहाँ 3000-5000 शेतकरी आया। मैंने सिर्फ इतना किया, मैंने भाषण नहीं दिया कहीं भी, इसलिए कि वो लीडर है, उनको देने दो भाषण। मैंने जो शेतकरी असेंबल्ड था उनसे सवाल पूछा बस। 2025 में पहली बार एक डिसेंट एमएसपी मिला साहब, 8,125 रुपया क्विंटल। मैंने 20 साल में ऐसा एक एमएसपी देखा नहीं। फिर ट्रम्प का अनाउंसमेंट आया और आपने 11% ड्यूटी हटाया, हाँ? और इतनी गिर गई प्राइस। तो मैंने सवाल उठाया, मैंने सवाल पूछा उनसे, शेतकरी से, यहाँ कितने लोग बैठा है जिसको 8,125 मिला? एक हाथ नहीं गया ऊपर। ठीक है, 7,500 वाले बताओ, एक हाथ ऊपर नहीं गया। 7,000 बताओ, 6,500 बताया कुछ। इसका मतलब they are selling at below cost price. How will you survive? How will you survive? फिर सोयाबीन, महाराष्ट्र के एक पेक्यूलियरिटी है, जो सोयाबीन किसान है वो भी कपास का किसान है। जब कपास, जिस सीजन में कपास से भयंकर लॉस होगा तो सोयाबीन पे शिफ्ट होगा, इसलिए कि थोड़ा उत्पादन लागत सब कम है उसमें। तो देखो, आपका शेतकरी, दे अंडरस्टूड जियोपॉलिटिक्स। मैंने ये बताया उनको, देखो ट्रम्प ने चाइना के खिलाफ 145% टैरिफ, अंत में 45% हो गया। और चीन वाले ने कैसा रिस्पॉन्ड किया? उनका ड्यूटीज कुछ नहीं हटाया, दे स्टॉप बाइंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, तक बंद कर दिया। वी विल नॉट बाई, दे स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम नेबर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील, मेक्सिको। यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट टू चाइना क्या है? सोयाबीन। हर साल 13 बिलियन से 16 बिलियन डॉलर सोयाबीन चाइना को बेचते हैं। अभी चाइना ने कहा आपकी सोयाबीन में डूब मरो, हम नहीं खरीद रहे हैं आपसे, हम ब्राजील, मेक्सिको, अर्जेंटीना से ले रहे हैं, अर्जेंटीना से ज्यादा। तो अभी उनके हाथ में 16 अरब डॉलर सोयाबीन है। मैंने शेतकरी से पूछा अमरावती में, अरे अभी किसके ऊपर डंप करने वाला है? तो 2000 हाथ गया, ऐसा कर रहे हैं लोग हमारे सिर के ऊपर। इतने तो वो लोग, हमारा शेतकरी लोग जानते हैं, लेकिन हमारा इंटेलेक्चुअल लोग, एकेडमिक लोग, मीडिया लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे। तो ये एक बात है। फिर अपैरल के अंदर लेदर भी आ गया। अरे कोल्हापुर को क्या हुआ? दूसरा झटका,
पहला झटका 2015 में आया जब वो काउ स्लॉटर अमेंडमेंट हुआ। और देखिए तमिलनाडु में, आप हिंदू न्यूज़पेपर रिपोर्ट किया उसके बारे में, सैकड़ों लेदर यूनिट्स कोलैप्स हो गए, बंद। और लेदर यूनिट्स ज्यादा से ज्यादा किसके ओनरशिप है? दलित वर्ग का ओनरशिप। जैसा 2015 में आपने वो एक्सटेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट लाया, देखो क्या नुकसान हुआ कोल्हापुरी चप्पल को। और ये भी फिर सी फूड एक्सपोर्ट्स, महाराष्ट्र हैज लॉट ऑफ सी फूड एक्सपोर्ट्स ऑल्सो। और मेरा होम स्टेट आंध्र प्रदेश 85% सी फूड एक्सपोर्ट उसका यूनाइटेड स्टेट्स में जाती है। और ये देश पेक्यूलियरिटी हिंदुस्तान का, श्रिम्प में श्रिम्प फार्मिंग होता है, श्रिम्प फिशिंग भी होता है, वो सब बड़ा नुकसान पहुंचा उसको। डिस्कशन भी नहीं चल रहा है, इसलिए कि हम लोग और मीडिया लोग, उनका इंटरेस्ट ज्यादा है कि एलिट का मामला पे। मतलब क्या डिस्कशन आपने देखा पेपर में? H1B वीजास, उसमें बहुत सारा न्यूज आइटम देखा आपने, इसलिए कि वो एलिट लोग का कंसर्न है। बच्चा तो हार्वर्ड जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, सिलिकॉन वैली में जाना है, तो H1B वीजास का लेकिन रचित गुंडेवार का 200 क्विंटल कॉटन के साथ बैठ रहा है और सोच रहा है कि क्या मैं आत्महत्या करूं, ऐसा स्थिति था। हमने डिमांड किया कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया शुड बाई एवरी क्विंटल ऑफ कॉटन। अभी कॉटन छोड़ो, शुगर कंट्रोल ऑर्डर लेटेस्ट देखो क्या हो रहा है, हाँ? फिर आपको नुकसान होगा। और वेयर इज योर मीडिया टेलिंग यू दिस? इसलिए मैं कह रहा हूं, ड्यूटी हमारा पत्रकार लोग का ड्यूटी है। somehow we have to find ways of telling you, of informing the public, of building democracy. It is actually a very very depressing situation. लेकिन एक अच्छा, अंबानी वेडिंग दिया, ये टैरिफ्स का दिया। अभी आपने 3 टाइप एग्रीमेंट्स में एंटर हुआ। एक तो यूएसए के साथ टैरिफ्स के बारे में, दूसरा न्यूजीलैंड के साथ 4, तीसरा यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूके के साथ, और चौथा यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें जो भी वो बोल रहा है रेस्ट्रेंट होगा, ये एक्सेप्शन है, डेयरी सेक्टर को बड़ा धोखा मिलने वाला है, इसमें बड़ा नुकसान होने वाला है डेयरी सेक्टर। अभी फिर आप पश्चिम महाराष्ट्र में पहुंच गए। ये सिर्फ विदर्भा का प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, ये सिर्फ मराठवाड़ा का प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम भी है इसमें, सबका प्रॉब्लम है इसमें। और उसके ऊपर अभी युद्ध का इम्पैक्ट देखिए क्या क्या हो रहा है। युद्ध का इम्पैक्ट में हमने पारी में हर नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट से भी हम स्टोरीज कर रहे हैं, आम लोग के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। एलपीजी शॉर्टेज, डीजल शॉर्टेज। युद्ध के पहले हफ्ते में हजारों शेतकरी बरनाला डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ, हमारा स्टोरी वहां से आया, लेकिन पूरा पंजाब में हजारों शेतकरी पेट्रोल पंप में भाग के 200 लीटर 400 लीटर बैरल में डीजल खरीद रहा था, इसलिए कि अरे फसल तो 2 हफ्ते हैं, 2 हफ्ते में मिल रहा है, 4 हफ्ते में बैसाखी,
अगर डीजल नहीं है आपका ट्रैक्टर और रीपर के लिए, क्या करेंगे आप? तो ये डीजल, इतना डीजल कैसा खरीदा? कर्जा लेके 18% पे लिया कर्जा। वो स्टैंडर्ड रेट पंजाब में 18%। और साहूकार जानते हैं कि इन लोग का चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है। अगर मैं उनकी जगह में हूं, मैं भी खरीदता हूं, मैं भी कर्जा करके लेके करता। तो वो पंजाब, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील स्कीम कोलैप्स हो रहा है। मिड डे, जानते हैं कि कितने बच्चे हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स यूपी में? 19 मिलियन, 1.9 करोड़ बच्चे हैं और 1,50,000 स्कूल करीब है, अपर प्राइमरी, अपर प्राइमरी। और हर स्कूल का एलपीजी कनेक्शन है, गैस नहीं, वो ब्लैक मार्केट में चल रहा है। और स्कूल का टीचर्स और रसोइया, वो कुक्स है, रसोइया और टीचर्स क्या कर रहा है? हर दिन 2 बजे के बाद जंगल में जाके लकड़ी ला रहा है। अभी लकड़ी भी कमर्शियल हो गया, अभी बड़ा कमर्शियल हो गया लकड़ी। सो पूरा लकड़ी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को जा रहा है, होटल रेस्टोरेंट में जा रहा है। तो ये स्कूल वाले बच्चों को लेके स्कूल की रूफ से पेड़ लगा के वहां से लकड़ी ले रहा है। Children are climbing the trees from the roof of the school to get firewood for the meal. आप एक बात आप सबको जानना चाहिए, जो कुक है, जो टीचर है, वो भी डिपेंडेंट है मिड डे मील पे। They are also dependent on the midday meal. They also eat their meal every day at the school. तो वहाँ यूपी में, वाराणसी में, जानते हैं कि इतना इम्पैक्ट हुआ। हमारा हिंदुइज्म्स ग्रेटेस्ट क्रिमेशन ग्राउंड्स वाराणसी में है, बर्निंग घाट्स, राजा हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका, दूसरा मणिकर्णिका। वहाँ का जो काम करते हैं, जो ये फ्यूनरल पायर लगाते हैं, वो सब डोम कम्युनिटी, दलित का डोम कम्युनिटी। और वो उनकी घर में कुछ है ही नहीं वैसे भी, वो फ्यूनरल पायर से लकड़ी लेके थोड़ा चोरी करके घर में ले रहे हैं। बिहार में जितना माइग्रेंट्स था, चेन्नई में मेरा होम टाउन है, वो वापस चले गए। चेन्नई में कंस्ट्रक्शन साइट में उनको 1,000 रुपया पर डे मिल रहा था, वापस गया नालंदा में 150 रुपया, 250 रुपया मैक्सिमम एक दिन फील्ड्स में काम करने के लिए। यार मैं सोच रहा हूँ कि पूरा देश जल रहा है इसमें। हाउ मच इंटरेस्ट आर वी शोइंग इन व्हाट इज हैपनिंग? देखो, ये आई थिंक टुडे वी आर फाइटिंग फॉर द सोल ऑफ पत्रकारिता. That is what we are doing. We are struggling, and that is why it is also very important for me in this award that it is an award created by journalists, not sponsored by some corporation. It is an award created by journalists for journalists in the name of a wonderful journalist. So that was it. But I don't want to leave you without thinking there is nothing happening. And what also your media डिस्कस नहीं करता है उस स्लाइड में, 2020 में जो शुरू हुआ किसान आंदोलन दिल्ली के द्वार से, तो वो 30 साल में
दुनिया में 30 साल में सबसे बड़ा स्ट्रगल था न्याय और जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल डेमोक्रेटिक पीसफुल प्रोटेस्ट को करके सरकार को वो 3 कानून वापस लेना पड़ा उनको। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आखिर में, जो वो किया, एक साल वहां बैठ के संघर्ष किया। आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये फेज ऑफ किसान आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? महाराष्ट्र 2018 में, जब 40,000 सबसे गरीब किसान, आदिवासी किसान जिसके पास शू नहीं है, चप्पल नहीं है, 182 किलोमीटर मार्च पे आया 40 डिग्री हीट में नासिक से मुंबई तक। जब उसी साल जब मैं और उसी साल मैंने पंजाब को टूर किया, इसलिए कि एक बड़ा मीटिंग आंदोलन हुआ, जुलूस हुआ दिल्ली में नवंबर 2018 में, जिसमें 5,000-6,000 लोग गए महाराष्ट्र से किसान। और वो किसान आंदोलन 2020 में सिर्फ नासिक जिला से 2,000 किसान गया, शेतकरी गया वहाँ। और मुझको इतना अच्छा लगा, जो सिंगू कैंप में, टिकरी कैंप में, शाहजहांपुर में मैंने 21 भाषाएं काउंट की। 21 भाषाएं, तमिल, तेलुगु, हिंदी, उर्दू, सब, पंजाबी, ये सब मैंने काउंट किया वहाँ। और एक स्टडी भी हुआ उसके ऊपर, कुछ यूनिवर्सिटी बच्चे ने, नौजवान लोग ने किया। 2018 में वो जो आया था, एक मेमोरी है मेरा जो आई विल नेवर फॉरगेट। और उस समय पत्रकार लोग दे रेस्पॉन्डेड ब्यूटिफुली। जो पत्रकार लोग उनकी प्लेटफॉर्म पे नहीं डाल सकते हैं, यूट्यूब में प्राइवेटली लगा दिया उनका जो फुटेज था। दे रेस्पॉन्डेड वेरी वेल। जब वो आया था मुंबई में, एक विजन मिला हमको कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा ताकत क्या है। वो लोग आया था विदाउट चप्पल्स, फीट ब्लीडिंग। ओरिजिनल प्लान क्या था? ओरिजिनल प्लान उनका, आज़ाद मैदान से 12 किलोमीटर हम रुकेंगे, रात को रेस्ट लेंगे और सुबह नारा लगा के जाएंगे, ट्रैफिक को डिसरप्ट करेंगे और आज़ाद मैदान में जाएंगे। लेकिन मिडनाइट को दूसरा निर्णय लिया कि हम अभी जाएंगे और एक भी नारा नहीं लगाएंगे। इन साइलेंस आई वाज सेइंग, आप लोग इतने थक गए, अरे रेस्ट करो एक रात। वो क्यों किया ऐसा? उसने हमको कहा कि कल बोर्ड एग्जाम्स है और 2 लाख बच्चे, मुंबई के 2 लाख बच्चे बोर्ड एग्जाम्स लिखने वाला है और उसको हम डिसरप्ट नहीं करना चाहते। और रुक्मा बाई जो वो लीडर था, डांस कर रहा था जुलूस के सामने। मैंने उनसे पूछा, रुक्मा बाई आपने क्यों सुबह नहीं जा सकते? पीपल आर टायर्ड, पीपल्स फीट आर। उसने कहा, देखो हमारे बच्चे भी परीक्षा देते हैं, इनको क्यों परेशान करना है। और जब वो आया था फाइनली, मुंबई का जनरल पब्लिक ब्यूटिफुली रेस्पॉन्ड किया। अरे एक आदमी आया BMW में, मेरे सामने 4,000 पानी सैशे, वाटर सैशे डिस्ट्रीब्यूट किया और वापस गया और 2 बार 3 बार आ गया। एक आदमी आया, छोटा बिजनेसमैन, क्रॉफर्ड मार्केट से, भिंडी बाजार से,
वो छोटा बिजनेसमैन है, शू शॉप है, 1000 पैर चप्पल लाके आए। उसने बोला मैंने टीवी पे देखा सर, रोना लगा हमको, इट इज पीपल देयर फीट आर ब्लीडिंग। 12 डॉक्टर जे हॉस्पिटल में ड्यूटी छोड़ के यहाँ आके वहाँ एक पंडाल बनाया और लोग को ट्रीट किया। नौजवान लोग इंटर्न्स जो है हाई कोर्ट में, हमको पकड़ के पूछा सर we will file any PIL, you just tell us, dictate to us, we'll file now. School children, parents came to say thank you for not disrupting the exam. Bank employees were at the forefront, BEFI and AIBEA primarily, organizing lunch, dinner. मुंबई का वर्किंग क्लास सब हर घर में 2 रोटी बना के लाया पेपर में। तो मैंने देखा टीचर्स फॉर फार्मर्स, लॉयर्स फॉर फार्मर्स, बैंकर्स फॉर फार्मर्स, वर्कर्स फॉर फार्मर्स। आज मैंने मेरा मित्र दिनेश अब्रोल को बोला, आज हम देख रहा है एक नेशन फॉर फार्मर्स, और वो ऑर्गेनाइजेशन बन गया एक मंच, नॉन फार्मर ऑर्गेनाइजेशन। हम सपोर्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं पब्लिक को कि उनका प्रॉब्लम क्या है, और शेतकरी को हम एक्सप्लेन करते हैं कि आप भी कुछ अलग अलग चीज कर सकते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मेरा यह है कि महाराष्ट्र's रोल इन दिस हैज बीन फैंटास्टिक, बट आफ्टर 2018 we need to renew that. But the most important thing is both media and Patrakar have to start paying attention to what is happening in the countryside. मेरा जर्नलिज्म, मुझको डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज द जर्नलिज्म टू यू पूछा दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मीटिंग। मैंने कहा जर्नलिज्म, ये शब्द जर्नलिज्म, जे जो है कैपिटल जे, दैट जे इन जर्नलिज्म मस्ट स्टैंड फॉर जस्टिस। उसके बिना कोई अर्थ नहीं पत्रकारिता। और आई एम आस्किंग यू ऑल्सो, आप पत्रकारिता से और मीडिया से आप डिमांड करो, आप क्यों नहीं बता रहे इसको? इतना चल रहा है देहात में, आप हमको इतना इंफॉर्मेशन बहुत कम देते हैं उसके बारे में। एक्सेप्शनल पत्रकार करते हैं। देखो जब मैं जा रहा हूँ देहात में, बहुत सारा पत्रकार दिख रहा है, पब्लिशिंग का अलग प्रॉब्लम है, काम कर रहा है, आ रहा है, दे नो व्हाट इज हैपनिंग, लेकिन जब ऑफिस में जाके वो दूसरा स्टोरी बन जाएगा उसमें। तो I thank you for honoring the memory of Anant Dikshit, Patrakar. I thank you for honoring me by giving me the award in the name of Anant Dikshit. बहुत धन्यवाद।